वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है सी टेट 2020 साइंस कंटेंट, जिसमें मैं कवर करवा रही हूँ आपको क्लास 6 की साइंस। और गाइस 10 लेसन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 11, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है और इसमें मैं आपको मेन पॉइंट्स ही करवाऊंगी, तो इसको आप प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे आपके लिए तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। तो गाइज, इसमें सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि प्रकाश है क्या, फिर उसके बाद में आपको छाया के बारे में बताया जाएगा, फिर लास्ट में आपको परावर्तन के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश की, कि जो भी हम अपने चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कार देखी, बस देखी, साइकिलें देखी, वृक्ष देखे, जंतु, तो कभी कभी हम पुष्प भी देखते हैं। तो इन सबको हम कैसे देख सकते हैं? तो गाइज, इसके लिए हमें प्रकाश चाहिए ही चाहिए। अगर हम अंधेरे कमरे में भी जाएंगे तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं जो है प्रकाश चाहिए होगा। कमरे में जो भी वस्तुएं रखी होंगी तो उनको भी हमें देखने के लिए प्रकाश चाहिए होगा। लेकिन जब हम किसी टॉर्च को जला लेते हैं, मोमबत्ती को जला लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं। बिना प्रकाश के वस्तुओं को हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। और प्रकाश वस्तुओं को देखने में क्या करता है? हमारी सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है, और सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम वस्तुओं को देखते हैं, और जो वस्तु सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। तो आपके लिए अब जो मेन पॉइंट राइट डाउन करने वाला आ गया है कि क्या है कि सूर्य का क्या कार्य है, कि सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है। दीप्त पिंड किसे कहते हैं? तो दीप्त पिंड लिखकर आप ऐसे लिख सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं कि सूर्य है दीप्त पिंड। तो कैसा है, वो कैसे कार्य करता है? कि सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम जितनी भी प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं तो वो सूर्य के प्रकाश की तरफ के द्वारा ही हम देखते हैं, क्योंकि सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का वो खुद से उत्सर्जन करती है। जो सूर्य है वो खुद प्रकाश का उत्सर्जन करती है। बाकी जो वस्तुएं होती हैं तो उनके लिए हमारा टॉर्च का बल्ब हो गया, और यहाँ पर मोमबत्ती का यूज़ किया गया है। तो ये भी दीप्त पिंड में आते हैं। मान लीजिए हमने कमरे में देखना है, कुर्सी को देखना है, चित्र को देखना है, जूतों को देखना है, तो हम इनको किसकी सहायता से देखेंगे? सूर्य की सहायता से भी देख सकते हैं। और अगर कमरा बंद है तो टॉर्च और विद्युत के प्रकाश की तरफ देख सकते हैं। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम कहते हैं दीप्त पिंड। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में ही इसके बारे में ब्रीफ में आपको बताया गया है, तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा। हमने अध्याय 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के रूप में बांटा था। तो हम जानेंगे कि क्या है अपारदर्शी वस्तुएं। किसी वस्तु के हम आर पार नहीं देख सकते। हम किसी वस्तु को अगर हम आर पार नहीं देख सकते तो गाइज वो होगी अपारदर्शी वस्तु। अगर हम आर पार देख सकते हैं और वस्तुओं को अपने अंदर से होकर जाने देती है, ठीक है, प्रकाश वस्तु को अपने अंदर से होकर जाने देती है और हम उसको आर पार भी देख सकते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होती है, दिखने में हमें स्पष्ट नहीं होती है, तो वो क्या होगी? पारभासी। आप इन तीनों पॉइंट्स को अलग अलग करके राइट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूरे चैप्टर में इसके बारे में बार बार ये रिपीट होगा ही होगा। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि अपारदर्शी है कि आर पार नहीं देख सकते, पारदर्शी है आर पार देख सकते हैं, लेकिन जो वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, इसमें देख भी सकते हैं, और जो वस्तु प्रकाश को जाने देती है तो वो पारदर्शी हो गई। पारभासी है, आर पार तो देख सकते हैं लेकिन वो स्पष्ट नहीं होती है। फर्स्ट में नहीं देख सकते, सेकंड में होती है, और बिल्कुल थर्ड में पारभासी में स्पष्ट नहीं है। तो अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1 की तरफ अपने चारों और देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्रित करें। रबड़, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज की शीट, अनुरेखण कागज, कपड़े का टुकड़ा,
इन सभी को हमने क्या करना है कि आर पार किसी दूर रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास करना है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है कि कागज का टुकड़ा ले रखा है और उसने क्या कर रखा है कि आर पार से वो प्रकाश को जाने दे रहा है। तो क्या दूर रखी वस्तु से आने वाले प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलाकर आपकी आंखों तक पहुंचना है। तो ये देखना है कि प्रकाश को अपने में से जाने देती है अथवा नहीं जाने देती। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कागज के टुकड़ा बच्चे ने ले रखा है और आर पार जो है प्रकाश जाने दे सकता है या नहीं जाने दे सकता, ये तो आप भी बता सकते हैं। हम देखते हैं किसी वस्तु अथवा पदार्थ का पारदर्शी और पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः, आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल भी गुजरने नहीं देती। तो ये आपके लिए अब राइट डाउन करने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है कि किस पर जो ये निर्भर करता है, जो हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे पारदर्शी और पारभासी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि वो जो वस्तु को अपने अंदर से होकर जाने देती है नहीं देती। कौन? प्रकाश। पूर्णतः जाने देती है, पूरी तरह जाने दे रही है, आंशिक रूप से जाने दे रही है, बिल्कुल भी नहीं जाने दे रही। तो ये सब कुछ जो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ प्रकाश पर ही डिपेंड करता है। अब गाइज हम क्रियाकलाप 2 की बात करेंगे। इसमें हम छाया के बारे में पढ़ेंगे कि छायाएं जो है वास्तव में क्या होती हैं। अब छाया के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़ना है। धरती पर आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण होते हैं। बिल्कुल है। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। बिल्कुल है। अगर मान लीजिए कि सामने आपके धूप में मैंने कुर्सी रख दी तो आपको पता लग जाएगा कि ये कुर्सी है, तो उसकी छाया पड़ रही है जमीन पर, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं ये कुर्सी पड़ी है। मैदान में कागज की एक शीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकर अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज की शीट पर पड़ जाए। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हैं तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहना है। तो गाइज ये जो है क्रियाकलाप आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मैदान में मान लीजिए हमने कागज की शीट बिछा दी। अब किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को, जिसको आप जानते हो, उस वस्तु को किसी ऊंचाई पर हमने हाथ पर पकड़ लेना है। एक बंदा उसको पकड़ के खड़ा है, उसकी छाया ज़मीन पर बिछी कागज की शीट पर पड़े। तो मान लीजिए हमने अखबार ले लिया है तो उसकी जो छाया है ज़मीन पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैंने पकड़ा हुआ है, तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा, यानी कि जो छाया पड़ रही है, अखबार की छाया पड़ रही है उस कागज़ पे, मैदान पे जो हमने कागज़ रखा, तो उसकी बाहरी रेखा वो जो मेरा मित्र है वो खींच ले। इसी प्रकार अन्य वस्तु की छायाओं की बाहरी रेखा हमने खींचनी है। अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं को बाहरी रेखाएं देखकर वस्तु को पहचानने के लिए हमने कहना है। वे वस्तुएं सही पहचान कर सकते हैं। क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है देखते हैं? क्या आपको उस समय कोई भी छाया दिखाई देती है? जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें प्रकाश स्रोत और प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए होती है। क्या इसके अतिरिक्त और भी वस्तु चाहिए होती है? तो हम ये देखेंगे क्रियाकलाप 3 में। ये एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसको आप अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च लेनी है और गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में हमने जाना है। टॉर्च को ज़मीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाएं कि जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु जो है आपका मित्र है। यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत या अन्य कोई वस्तु ना हो तो तभी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखेगी। बिल्कुल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइस, ये दिख रही है छाया। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह छाया नहीं है, वास्तव में टॉर्च का प्रकाश है जो आपके मित्र के सिर से पार नहीं हो रहा है। ठीक है। तो क्यों नहीं हो रहा है? आप किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की शीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े। क्या आप अब छाया शीट पर बनती है? तो ये आपको देखना है खुद से, और ये इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है, जो आपको ये अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो ये सिर्फ पर्दे पर ही दिखाई दे रही है, इस गत्ते पर ही दिखाई दे रही है और न किसी भी स्थान पर आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो ज़मीन, कमरे की दीवार, इमारतें और इस प्रकार की अन्य सतह आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली छायाओं के पर्दे की तरह जो है कार्य करती है। मान लीजिए, इसका मैं साधारण सा उदाहरण देती हूँ इस क्रियाकलाप को समझने के लिए।
मान लीजिए जो हमारी परछाई, और अगर हम खड़े हैं और टॉर्च हमने जला दी है तो जो परछाई है वो हमारे कद से ऊंची लगेगी, ठीक है। तो वो हमें किस पे लगेगी, वो हमें दीवार पे दिखेगी, ज़मीन पर दिखेगी, जो हमारी परछाई होगी। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि छाया किस प्रकार बनती है। अब आपको समझ आ गया होगा। छायाओं से हमें वस्तु की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी भी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह हाथों की उंगलियों से ये भेड़ बनाई गई है, या जैसे कि पक्षी बनाया गया है, तो किस तरह ये कार्य कर सकते हैं। तो ये हमें भ्रमित भी कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य कभी कभी ही होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम विविध जानवरों की छाया को बना सकते हैं। बस यही हम कार्य कर सकते हैं। अब क्रियाकलाप 4 की बात करेंगे। स्कूल के मैदान में धूप में कुर्सी रखनी है, आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया, क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है। यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। बिल्कुल होता है। एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखना है, इसके पश्चात एक आयताकार डब्बा लेना है और उसकी छाया देखनी है। क्या दोनों छायाएं जो है समान आकृति की प्रतीत होती है। विभिन्न रंगों के पुष्प, अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छाया का अवलोकन करना है। उदाहरण के लिए लाल गुलाब तथा पीला गुलाब हम ले सकते हैं। जब वस्तु के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छायाओं के भी रंग भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए कि क्या ऐसा होता है। एक लंबा बॉक्स लेना है, पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को हमने ध्यान से देखना है। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स को अगर हमने थोड़ा सा हिलाया तो छाया का जो आकार है उसमें हमें परिवर्तन दिखेगा। जो बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है, तब जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है कि अगर हमने किसी बॉक्स है उसकी छाया को छोटी करना है तो कब ऐसा होगा कि जो बॉक्स का जो सबसे बड़ा फलक होगा, सबसे बड़ा गत्ता होगा, तो उसको सूर्य के सामने रख दे, तो अथवा जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं। तो आइए इस लंबे बॉक्स का सरल कैमरा बनाने में हमें ये मदद करेगा। तो अब गाइस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए इसमें मुझे दिखा है तो वो सिर्फ यही दिखा है कि जो ये मैंने आपको ऊपर बताया है, ये सब जो बताया है, तो छायाएं कैसे बनती हैं, क्या है क्या नहीं है, तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आपके लिए राइट डाउन करने वाली चीज़ है ये। तो अब बात करेंगे हम गत्ते से सूची छिद्र कैमरा कैसे बना सकते हैं। शायद आप ये सोचते होंगे किसी कैमरे को बनाने के लिए बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। कि हमने क्या लेना है, क्रियाकलाप 5 में देखते हैं। 2 ऐसे बॉक्स लेने हैं जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। दोनों बॉक्सों का एक एक छोटा फलक काट लेना है। बड़ा बॉक्स लेकर उसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र बनाना है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर ए पार्ट में देख पा रहे हैं। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा लगभग 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो, इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर पारभासी पर्दा चिपकाकर हमने ढक लेना है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन्होंने ढक लिया है। और फिर अब इसके बाद छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाना है कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सी में, और आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए अब तैयार है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इन्होंने छिद्र बनाया, यहाँ पारभासी पर्दा लगाया, फिर इसमें छोटा बॉक्स को एडजस्ट किया, तो इस तरह ये हमारा सूची छिद्र कैमरा बन गया है। सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिर से हमने देखना है। अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लेना है। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं देखनी है, जैसे कि पेड़ देखना हो, इमारत देखनी हो, इसको हमने देखने का प्रयत्न करना है। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। मान लीजिए कोई भी हमने वस्तु रखनी है तो वो सूर्य की धूप में, सूर्य की किरणों में ही रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे हमने खिसकाना है, जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर हमें क्या तस्वीर न मिल जाए। जैसा कि अब अपनी हम जैसे कैमरे के साथ करते ही हैं, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको बताया गया है। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, इसे आप इसे डायग्राम से समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि सूची छिद्र कैमरे से हमने सूर्य का प्रतिबिंब बनाना है। इसके लिए हमें थोड़ी सी व्यवस्था करनी पड़ेगी। गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़ें कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य में देखते हैं?
तो ऐसा हम इसमें ये बताया गया है कि हमने मान लीजिए सूर्य का प्रतिबिंब बनाना है, मान लीजिए हमने किसी वस्तु का बनाना है, तो हम कैसे उसको खींच सकते हैं। बड़े गत्ते को हम आगे कर सकते हैं, छोटे गत्ते को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम कैमरे में करते हैं, बिल्कुल गाइस वैसा ही मेन पॉइंट है। आपको लास्ट में इसके मेन पॉइंट मिल जाएंगे। सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब हमें दिखे। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक जो भाग होता है वो धीरे धीरे काला हो जाता है। हम सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। तो आपके लिए मेन पॉइंट यहाँ पर ये आ गया है कि सूर्य ग्रहण के बारे में बताया गया है और ये हमारे आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। और प्रकृति में भी एक रोचक सूर्य छिद्र कैमरा है। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें से ढेरों पत्तियां होती हैं, तब हमें से पेड़ के नीचे सूर्य के जो है प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची चित्र प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पत्तियों के बीच के जो ये खाली स्थान आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये सूची चित्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं, परंतु अगर हमने सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। बहुत आकृतियां हैं अनियमित, लेकिन हम क्या देखते हैं, सूर्य के वृत्ताकार जो है प्रतिबिंब को देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करना है। तो इसमें कुछ ये बताया गया है, तो आपको ये बस इसमें जो है मेन पॉइंट मुझे यही मिले हैं, तो आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। आपसे यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। क्रियाकलाप 6 में बता रखा है कि कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखनी है, पाइप का छोटा टुकड़ा लेना है। अब कमरे से दूसरी तरफ आमने होकर पाइप से मोमबत्ती को देखना है। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती को नहीं देखते तो पाइप का थोड़ा सा हमने इसको मोड़ देना है, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। पाइप को अपनी दाईं या बाईं को घुमाना है। क्या आप मोमबत्ती को देख सकते हैं? आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है? इस प्रकार जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया क्या बनती है? जो वस्तु की छाया बनती है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है? अब ये क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, तो इसका कारण है कि जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो वस्तु की जो है उसे छाया रोक लेती है। तो गाइज ये जो है, अब आपको दर्पण और परावर्तन के बारे में बताया गया है, बिल्कुल लास्ट है ये। घर पर दर्पणों का हम प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं तो वह दर्पण में आपके चेहरे का क्या है? वो आपके चेहरे का परावर्तन है। ठीक है, परावर्तन ये है कि जो हम देखते हैं वो हमें वापस दिखाई दे, उसको हम परावर्तन कहते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन्होंने क्रियाकलाप किया है। ये रहा क्रियाकलाप, इसने टॉर्च जलाई, यहाँ पर इसने शीशा लिया, परावर्तन हुआ तो हम इसको दोबारा देख सकते हैं। ये यहाँ पर देख सकता है, इसे टकरा कर आया तो मतलब हम इस बंदे को देख सकते हैं, इस व्यक्ति को हम देख सकते हैं। तो ये इसमें यही बताया गया है। और गाइज अब जो प्रमुख शब्द इसमें यूज़ किए गए हैं, दीप्त, दर्पण, अपारदर्शी, सूची छिद्र कैमरा, परावर्तन, छाया, पारभासी, पारदर्शी। तो ये आपको जो है आपको ये मेन पॉइंट्स याद करने हैं। सारांश पढ़ लेते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को में से नहीं जाने देती हैं। दर्पण परावर्तन जो है हमें स्पष्ट प्रतिबिंब होता है, ये आपको मेन पॉइंट याद करना है। प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है। साधारण सामग्री से सूची चित्र कैमरा बनाया जा सकता है। इसका प्रयोग सूर्य तथा अन्य दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जाता है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसे छाया बनती है। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो लास्ट के जो मेन पॉइंट्स थे, जो मैंने आपको कहा था कि लास्ट में आपको पता लग जाएंगे, तो ये आपको याद रखने हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरी जितनी भी आगे आने वाली वीडियो होंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। साथ में अदर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। सबके लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।